हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 50 क्वेश्चन तक हम एक पहले वीडियो में कर चुके थे, इसलिए आज हम 51st क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 51st क्वेश्चन है कि व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई, है ना। यदि किसी मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कि रोटेट हो जाएगा। तो 51 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। टी आई आर कैन टेक प्लेस में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, टी आई आर कब होता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डायमंड टू ग्लास। डायमंड चमकता इसीलिए टी आई आर के कारण, है ना। तो डायमंड से ग्लास तक, मतलब जब भी डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है ना, तब ऐसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो यहाँ पे है मैच करना है यहाँ पे, है ना। तो किसका क्या यूनिट है, जैसे हाई स्पीड, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी। तो आप यहाँ पे किसी एक का भी पता होता है, आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। जैसे एनर्जी का जूल होता है तो डी का 4 होगा। तो डी का 4 जहाँ नहीं है काट दीजिए, यानी कि बी और डी तो ऐसे ही कट गया, है ना। तो बचा ए और सी में फैसला करना है। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, तो सी का 3। तो ए और सी अभी भी होने से है। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है, वेवलेंथ है ना। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है एंगस्ट्रम। जैसे ऐसा यूनिट तो नहीं बोल सकते हैं, लेंथ का ऐसा यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन एंगस्ट्रम भी लेंथ का यूनिट है। तो बी का हो गया 2 और हाई स्पीड का मैक, तो सी आंसर हो गया, है ना। मैक जो है स्पीड का यूनिट है, जब ज़्यादा स्पीड रहता है ना तो मैक में काउंट किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे इस मिसाइल का क्षमता इतने मैक के है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। जैसे यहाँ पे कि पर्सन लुक्स एट द कॉइन विच इज इन अ बकेट ऑफ वाटर, द कॉइन विल अपीयर टू क्लोजर देन इट रियली इज। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कोई मान लीजिए कि बर्तन है, यहाँ पे सिक्का हम लोग रख देते हैं और पानी भर देते हैं, तो ये हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, मतलब कि जितना है उससे ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट द कॉइन एबव द वाटर सरफेस, है ना। यदि पानी के अंदर कोई आदमी है और सिक्का ऊपर में है तो उसको और दूर दिखाई देगा, मतलब कि इट विल बी एट अ हायर लेवल देन इट रियली इज। ये भी सही है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा। तो 1 और 2 दोनों इसका सही होगा, तो 54 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जब हम लोग पानी के अंदर रहेंगे ना तो हम लोग और जो ऊपर का चीज़ है और ऊंचा दिखाई देता है। जब हम लोग बाहर हैं तो पानी में रखा हुआ चीज़ ऊंचा दिखाई देता है। पानी के अंदर जाएंगे तो एक फ्लोर का घर मान लीजिए कितना है, तो हम लोग को यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा, हल्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्या नॉइज ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पेंड टू, 100 डेसिबल का नॉइज क्या है? तो 100 डेसिबल मशीन से आएगा, है ना। इतना ज़्यादा आदमी तो निकालेगा नहीं। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इन अ मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द फिल्म, है ना। कह रहा है कि मोशन पिक्चर में, मतलब कि कहने मतलब वीडियो में सिंपली ऐसे कहते हैं कि 24 फ्रेम प्रोजेक्ट किया जाता है 1 सेकंड में। तो बिल्कुल सही है, 16 से ज़्यादा किया जाता है। 16 से ज़्यादा वीडियो, मतलब 16 से ज़्यादा फोटो यदि 1 सेकंड में हम लोग देखें तो वीडियो बन जाता है ना। वीडियो सिंपल क्या है, तो फोटो एक तरह से दिखाया जा रहा है हाई स्पीड में। तो 16 से ज़्यादा फोटो यदि रहेगा तो हो जाता है। एन इमेज फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई परसिस्ट फॉर 0.1 सेकंड। तो 0.1 गलत है, 1/16 करेंगे हम लोग, तो 1/16 डिवाइड करने पाएगा 0.06, है ना। तो इसलिए गलत है। तो ए आर इज फॉल्स और ए इज ट्रू, सी इसका सही आंसर होगा, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अ स्मॉल ग्लास बीड्स फिक्स्ड ऑन द ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल अपॉन देम। जैसे आप देखे होंगे ना, यहाँ रोड पे ऐसे रोड होता है, उसके बीच में ऐसे येलो कलर का छोटा 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 ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे सब होते हैं वो चमकता है जब उस पर ऊपर लाइट पड़ता है। नेक्स्ट है लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। तो ये भी सही है, रीजन भी इसका सही है, इसका ए सही आंसर होगा। ये टी आई आर का कंप्लीटेड डिफिनीशन ही एक तरह से बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी यही होता है। तो ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि असर्शन रीजन वाला ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो उस तरीके से पूछा जा सकता है बीपीएससी में। वेन अ सीडी जो कम्पैक्ट डिस्क होता है, इस सीन इन सनलाइट रेनबो लाइक कलर्स आर सीन। जो पहले सीडी आता था ना ऐसा सर्कल, मतलब कि इस शेप का, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फेनोमेनन ऑफ। तो उसको जब हम लोग देखते थे तो सनलाइट, मतलब रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बनता था सनलाइट में देखने पर। तो इसको कैसे हम लोग, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फेनोमेनन। तो इसमें क्या क्या होता था वहाँ पे? तो वहाँ पे 3 फेनोमेनन होता था, इसको याद रखिएगा। एक तो होता था रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन। 58 का आंसर हो जाएगा डी। वहाँ पे 3 चीज़ होता था, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, तब जाके उस तरीके का हम लोग को दिखाई देता था। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं कि स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन स्लैंटिंग पोजीशन। कोई स्टिक है जो पानी में डुबाया गया है तिरछा पोजीशन में, है ना।
द थिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जो स्टिक है वो हल्का टूटा हुआ दिखाई देता है और मुड़ा हुआ दिखाई देता है वाटर के सरफेस पे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है, तो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं रीजन क्या दिया है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगो स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन होगा। तो आर फॉल्स हो गया, इसलिए 59 का सही आंसर हो जाएगा सी। 59 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम ग्लास टू एयर द वेरिएबल्स अफेक्टेड आर। तो जब लाइट जो है, लाइट का वेव जो एयर से ग्लास में जाता है ना, तो क्या क्या अफेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 64th बीपीएससी या 63rd में पूछा गया था, हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों यहाँ पे अफेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ और वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है जब लाइट का मीडियम चेंज होता है। आगे पढ़ते हैं, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। जो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होता है शॉर्टर वेवलेंथ के मुकाबले। तो ये सरासर गलत है ना, ये गलत है। तो जहाँ 1 गलत है उसको ऐसे ही काट देंगे हम लोग। द स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन वाटर 0.95 टाइम द स्पीड इन वैक्यूम। तो ये भी गलत है ना। जैसे विजिबल लाइट का जो स्पीड है वाटर में वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना वाटर में, मतलब वैक्यूम में 3 लाख है, इधर 2 लाख है। यदि हम निकालेंगे तो इसका 0.95 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए करके 2.85 समथिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 लाख है, तो इसलिए गलत है। तो सेकंड भी गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। तो आपको नहीं भी पता हो तो एलिमिनेशन करके लगा सकते हैं। 1 यहाँ भी है, यहाँ तो कट गया, 2 यहाँ तो कट गया, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। पढ़ लेते हैं, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल सही है। EMW में पढ़ना है, क्लास 12 की फिजिक्स यदि पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है रेडियो वेव्स, है ना। तो ये थर्ड बिल्कुल सही है। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो ये भी सही है। तो इससे इस तरीके का क्वेश्चन तो बीपीएससी में नहीं आता, लेकिन इससे छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के पूछ लिया जा सकता है कि पानी में लाइट का स्पीड क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर, मतलब कि एक ही स्टेटमेंट दे करके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताना है। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंसीडर द नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू व्हिच दिस माइरेज फॉर्म। माइरेज जो होता है किसके कारण बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टेरेस्ट्रियल हीटिंग। मतलब टेरेस्ट्रियल में जमीन के हीटिंग के कारण, यदि जमीन हीट नहीं करेगा वहाँ का सरफेस तो ये नहीं फॉर्मेशन होगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जरूरी है वहाँ पे। तो यदि सिर्फ ये ऑप्शन होता तो ये जरूर लगाया जाता। मेन फेनोमेनन यही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ मिरेज होता क्या है यहाँ पे, जो इसको जो भी माइरेज या मिराज जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, एग्जाम निकालने से मतलब है। तो ये होता क्या है कि जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जब हो जाता है ना, खासकर रेगिस्तान में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, फिर गर्मी के दिन में सुनसान रोड पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का एक्सपीरियंस कि आप जाते रहेंगे आपको लगेगा कि वहाँ पे पानी है, जबकि वहाँ पे सूखा रहता है, लगेगा कि पानी है। तो ये कब होता है, वहाँ से एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण वहाँ का जो एयर है लगेगा कि वेपर बन रहा है वहाँ पे, जिस कारण से पानी जैसा लगता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो है एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, तो इसका सही आंसर होगा डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। सही कौन नहीं है ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से इंडिपेंडेंट है साउंड का वेलोसिटी एयर में, बिल्कुल सही है, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। गलत है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पे साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा है घट जाता है, तो इसलिए गलत है। तो यानी कि हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो सी इसका आंसर होगा। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है। तो ये याद रखिएगा, साउंड के स्पीड के बारे में टोटल एक तरह से रिवीजन ही हो गया एक जगह, ठीक है। याद रखिए कि बरसात के दिन में साउंड का स्पीड और तेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। साउंड का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो सॉलिड में होता है, याद रखिएगा। तो इसमें सॉलिड कौन है, सॉलिड यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा, 65 का डी। 66 देखते हैं, इफ मैजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्कल्स इंटरसेक्ट द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव रेड कलर। कहने का मतलब है कि मैजेंटा और येलो कलर को मिलाएंगे तो हम लोग को जो मिलाने पे रेड कलर बनेगा, सही है। इफ सियान एंड मैजेंटा कलर सर्कल्स इंटरसेक्टेड एरिया में ब्लू कलर, तो ये भी सही है, दोनों सही है। एक कलर का कम्बिनेशन यदि पता हो तो आप बना सकते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर बीपीएससी में नहीं आता है। नेक्स्ट है फ्लूट ऑफ अ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कह रहा है कि पूछा गया है कि सही कौन है। सबसे पहले ये देखते हैं, सही पूछा गया गलत पूछा गया।
तो जो छोटा लेंथ का यदि कोई बांसुरी होगा तो उसके द्वारा लोअर फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये गलत है। बांसुरी के लेंथ पे फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स, ये भी गलत है। यहाँ पे ओनली नहीं रहता तो हो सकता है सही हो जाता है ना, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नाइदर नॉट टू। याद रखिएगा कि फ्लूइड के साइज से उसका कोई फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, और जो यहाँ पे है ट्रांसवर्स वेव के रूप में फॉलो करता है। मतलब साउंड वेव जो है, साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू मीडियम रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव, दोनों तरीके से करता था। हमने ओनली लिख दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे लेंथ से उसका कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू 1 travels faster than amplitude of 15 km then while moving at Mach number equal to 1 near the sea level. The velocity of sound depends on the temperature of the surrounding medium. हमको यहाँ पे बताया गया है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे कहा गया है कि जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट द मैक नंबर इक्वल टू 1, यदि किसी जेट का एयरक्राफ्ट का मतलब स्पीड जो है मैक 1 है, 1 मैक है, ट्रेवल फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर देन वाइल मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू 1 नियर द सी लेवल। तो कहने का मतलब है कि कोई एयरक्राफ्ट है एक समुद्र के लेवल मतलब कि सी लेवल पे जा रहा है, स्पीड उसका 1 मैक ही है, और एक 15 किलोमीटर ऊंचाई से उड़ रहा है उसका भी स्पीड 1 मैक ही है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये फास्टर होगा, कहने का मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है। और द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, तो बिल्कुल सही है। किसी भी मतलब साउंड का वेलोसिटी जो है आसपास के मतलब आसपास के सराउंडिंग पे ही डिपेंड करता है। जैसे अभी बताएं कि यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। तो रीजन बिल्कुल सही है और एसर्शन जो ऊपर वाला है वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, रेडियो वेव्स बेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यहाँ पे एसर्शन और रीजन है। तो रेडियो वेव्स बेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव जब मैग्नेटिक फील्ड में बेंड कर जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। और रीजन इसका सही है, मतलब कि रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड नाइट विजन अपैरेटस, काफ़ी सिंपल है, नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड यूज करते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फेनोमेना, है ना, घटनाओं पे विचार कीजिए। पहला है कि साइज ऑफ द सन एट डस्क, यानी कि शाम के समय सन का साइज, कलर ऑफ सन एट डॉन, सुबह में सन का कलर, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। इल्यूजन क्या है इसमें, है ना, इल्यूजन कहने का मतलब कि जो हकीकत में है कुछ और दिखता कुछ है। तो साइज ऑफ सन एट डस्क बिल्कुल इल्यूजन है, हल्का सा बड़ा दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो ये है। कलर ऑफ सन एट डॉन, ये भी है, सन का कलर जैसे पढ़े होंगे कि इस समय जो सुबह और शाम में हल्का सा रेड रहता है, बीच में व्हाइट हो जाता है, तो ये भी है कि इल्यूजन ही है, ये तो क्लास 10th के बुक में पढ़ना भी है। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, तो मून तो सही में है, तो इल्यूजन कहाँ से हो गया, तो जहाँ थ्री है ऐसी काट करके एलिमिनेशन 1 to 4 लगा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये भी इल्यूजन नहीं, हाँ ये इल्यूजन है, स्टार ट्विंकल करता नहीं है लेकिन हम लोग को दिखाई देता है ट्विंकल करते हुए, तो ये भी इल्यूजन है। 1, 2 और 4 इल्यूजन है। पोल स्टार एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई इल्यूजन वो नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रेनबो के लिए क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल है ये हमको बताना है। तो रेनबो के लिए डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों, मतलब TIR भी, डिस्पर्सन भी और रिफ्रैक्शन भी, तीनों रिस्पॉन्सिबल है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रेनबो के लिए डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ऐसे याद रखिएगा, रेनबो बनने के लिए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन तीनों चीज़ का जरूरत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, थंडर स्टॉर्म के समय थंडर जो है स्काई से कैसे प्रोड्यूस होता है। पहला है मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, लाइटनिंग दैट सेपरेट इन द निम्बस क्लाउड, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कोई भी इसका सही मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। थंडर स्टॉर्म बनने का रीजन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, आप गूगल करके इस बात को पढ़ लीजिएगा, थंडर स्टॉर्म यदि जानना चाहते हैं तो कि थंडर स्टॉर्म क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई खास क्लाउड से ही थंडर स्टॉर्म नहीं आता है, इसलिए तीनों में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ सर्सन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर यूजफुल फॉर सेटिंग अप और सेटिंग डाउन वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को सेटिंग अप सेटिंग डाउन करने के लिए, तो बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर दो तरीका होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज इन DC सर्किट, एक गलत है, ट्रांसफार्मर जो है AC सर्किट में यूज होता है। तो 75 का आंसर सी होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था।
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली है, डोमेस्टिक जो वायरिंग होता है पैरेलल होता है। क्लास 10th का एकदम काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। डोमेस्टिक वायरिंग जो है पैरेलल होता है। पैरेलल वायरिंग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे अलग अलग स्विच देना होता है। जैसे घर में जो होता है बॉल के लिए अलग स्विच, फैन के लिए अलग स्विच, हर एक चीज़ के लिए अलग स्विच देते हैं, लेकिन तब पैरेलल करते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जब बहुत सारे बॉल का एक ही जगह स्विच देते हैं तो उसको सीरीज में कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आई थिंक पिछले साल मतलब 65th DPSC में पूछा गया था। 77 का आंसर हो जाएगा सी, पैरामैग्नेटिक जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन डाईमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, नाइट्रोजन भी डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, आयरन तो काफ़ी सिंपल है, फेरोमैग्नेटिक, फेरस इसका नाम भी है, एफी इसका सिंबल है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है डाईमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fuse is used in main electric supply as a safety device. Which of the following statement about fuse is correct? Fuse के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It is connected in parallel, बिल्कुल गलत, इसको सीरीज में ऐड किया जाता है। It is made mainly of silver alloy, बिल्कुल गलत, ये लेड का एलॉय बना होता है, मतलब लेड एलॉय का बना होता है। It must have a low melting point, सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तभी हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ने पे वहाँ पे ये पिघल जाएगा, जिसके कारण से अंदर का जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ बच जाएगा। हाई रेजिस्टेंस, ये गलत है, इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, तो इसका सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर राइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, तो बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर जो है किसी भी मेटल वायर का बढ़ जाता है जब उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो ये इसका सही है। रीजन पढ़ते हैं, कोलाइजन ऑफ मेटल एटम्स विच ईच अदर रिलीज दैट हीट एनर्जी, तो ये हीट एनर्जी का रीजन क्या है? तो अंदर का जो मेटल का एटम्स है वो कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है, इस कारण से हीट निकलता है। रीजन भी इसका सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा 79 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब है रेदर शॉर्टर लाइफ बिकॉज, मतलब कि जो नॉर्मल जो 10 रुपये वाला जो बॉल आता है 100 वाट वाला, उसका लाइफ जो है शॉर्ट होता है। रीजन क्या है? फिलामेंट वाइज नॉट यूनिफॉर्म, बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, तीनों इसका सही आंसर है ना। वो कम दिन तक चलता है, उसका रीजन यही है कि फिलामेंट जो है उसका यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं मोटा कहीं पतला होता है। बल्ब जो है उसको मतलब बल्ब में से पूरी तरीके से गैस नहीं निकाल पाता है उसमें, और जो वायर सपोर्ट करता है वो पिघल जाता है ज़्यादा टेम्परेचर होने पे, मतलब कंटिन्यूसली ज़्यादा दिन तक जला देने पे बल्ब जो है मतलब बल्ब फ्यूज कर जाता है, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर कार बैटरी, मोटर कार का जो बैटरी होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया। पहला, द वोल्टेज यूजुअली 12 वोल्ट, इलेक्ट्रोलाइट यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, तो जहाँ 2 है उसको काट दीजिए, है ना। इलेक्ट्रोड्स आर लीड एंड कॉपर, तो इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है लीड और कॉपर नहीं होता है, तो जहाँ 3 है उसको भी काट दीजिए, तो बाकी कौन बच गया, वही आंसर हो गया, है ना। तो कैपेसिटी जो इस पे एम्पियर आवर, ये दोनों याद रखिए कि नॉर्मली 12 वोल्ट का होता है, और इसका जो कैपेसिटी है एम्पियर आवर में बताया जाता है किसका, तो मोटर कार बैटरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स मतलब जो CFL होता है आर फिटेड विथ अ चोक, द चोक क्वाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रिड्यूसेज करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द टू वायर्स हैव देयर लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी ऑल इन द रेशियो ऑफ 1:2, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 वायर है, उसका लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी सब कुछ सेम है, सॉरी सबका रेशियो 1:2 है, तो रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी यानी कि रो L/A, इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। ठीक है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। इन आवर हाउसेज द करंट इन AC सर्किट लाइन चार्ज चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम पर सेकेंड, जैसे कहा जा रहा है कि हमारे जो घर में होता है उसमें जो 60 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी होता है, तो एक्चुअली ऐसा है नहीं, 60 हर्ट्ज पे नहीं होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 50 हर्ट्ज, तो दूसरा सही मतलब रीजन सही है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। 84 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। हमारे घर में जो भी सामान लगा रहा था 50 हर्ट्ज पे होता है, यानी 50 बार वो ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है। कोई बल्ब है 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है, इतना स्पीड में होता है इसलिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस किस मतलब कि कितना में होता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस नॉर्मली 10,000 ओम होता है, 10,000 यानी कि 10⁴, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। यदि भींगा हुआ बॉडी है तो इसका आधा हो जाता है, यानी कि 5,000 ओम, है ना, उस समय रेजिस्टेंस और कम जाता है।
86 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड इन अ कॉमनली यूज फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। तो इस पे मतलब कि क्या इस पे प्रिंटेड रहता है कि किसी भी ट्यूबलाइट पे, तो यहाँ पे जैसे 220 के नहीं 220 वोल्टेज यूज होता है वहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई इस तरीके से, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ मतलब कि जो हम लोग बल्ब लेते हैं, वो जो मरकरी वाला जो बल्ब आता है इस तरीके का, है ना, जो ट्यूबलाइट होता है, उस पर ऐसा कुछ प्रिंटेड नहीं रहता। 220 वोल्टेज रहेगा जब भी रहेगा तो, है ना। टेम्परेचर उस पर आई थिंक 6000 7000 के आसपास कहीं प्रिंटेड रहता है कि उतने से ज़्यादा होने पर वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुका के तौर पे 6500 केल्विन लगा सकते हैं। ऐसे इसका कोई परफेक्ट आंसर हम नहीं बता सकते अभी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड कैन सीवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है स्पेस से आता है यहाँ पे, जो अर्थ तक पहुँच जाए तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत करेगा। तो कौन उसको रोकता है अर्थ तक आने में? तो इसका सही आंसर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 के फिजिक्स बुक से क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डाइवर्ट कर देता है पोल के तरफ, ठीक है। और पोल के तरफ वो सारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल चला जाता है और वहाँ पे कोई आदमी रहता है नहीं, है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द नॉन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइड इनटू 4 क्लासेज, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बताया जा रहा है कि विथ रिफरेंस टू देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें सही नहीं है? ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर, ये चारों में मतलब कह रहा है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, ये गलत है अभी तक। मतलब कि आप याद रखिए ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है। कहीं भी आपको दिया रहे 4-5 तरह का फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सबसे कमजोर कौन है याद रखिएगा। आंख बंद करके आप ग्रेविटेशनल को लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी इसका सही नहीं है कि ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, ये सबसे कमजोर वाला होता है। तो इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, जो टेक्निक यूज किया जाता है ऑडियो सिग्नल को भेजने के लिए टेलीविजन में, तो कौन सा टेक्निक है? उसको बोलते हैं एफएम, है ना। तो 89 का हो जाएगा बी, एफएम ही यूज किया जाता है वहाँ भी। नेक्स्ट है, कहीं भी ऑडियो को भेजने के लिए एफएम ही यूज किया जाता है, सिर्फ रेडियो में नहीं। तो जहाँ पे ऑडियो आपको दिखे ना तो आप यहाँ पे बी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, देखते हैं। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू, सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अभी के टेक्नोलॉजी के आधार पर? पहला है सप्लाई हॉट वाटर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एट क्लस्टर ऑफ विलेज एंड स्मॉल टाउन। तो अभी के टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो अभी की टेक्नोलॉजी के आधार पर सब कुछ सब जगह हम लोग भेज ही सकते हैं। चारों ऑप्शन को देखें, सप्लाई हॉट वाटर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो किया जा सकता है इसके द्वारा। सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना, माइनर छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए तो भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, तो हो ही रहा है। इलेक्ट्रीफाई या क्लस्टर ऑफ विलेज, तो छोटे टाउन क्या बड़े बड़े टाउन को आजकल मतलब कि सोलर एनर्जी के आधार पर किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आई थिंक ए है, हाँ सही। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच का डिस्टेंस है? तो ये याद रखिए अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच के एवरेज डिस्टेंस। द रिप्रोड्यूसिंग साउंड CD कंपेयर ऑडियो सिग्नल प्लेयर यूज, क्या कह रहा है कि ऑडियो सिग्नल में कौन सा रिप्रोड्यूसिंग साउंड का कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? तो लेजर बीम का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। 92 का आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूजिंग यू टू ऑपरेट टीवी सेट। टीवी सेट जब हम लोग मतलब ऑपरेट करते हैं तो किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से निकलता है उसके सिग्नल से? तो रेडियो वेव निकलता है, ठीक है। यदि इंफ्रारेड रहे तो आप उसमें भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से रेडियो वेव लगा देंगे यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे, ठीक है। इंफ्रारेड से मतलब कि ज़्यादा होता है रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है। यदि इंफ्रारेड रहता तो इंफ्रारेड ऑप्शन में यहाँ पे रहता तो पहले हम लोग उसको लगाते, वो नहीं है इसलिए रेडियो वेव लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल। क्या करें कि न्यूक्लियर रिएक्शन में अपने आप मतलब सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन होते रहता है। इसका रीजन क्या है? तो मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन, सही है। द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फ्यूजन प्रोसेस, द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय ग्रेफाइट, और एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फ्यूजन। तो इफ लास्ट ऑप्शन छोड़ करके सब गलत है ना। तो 94 का हो जाएगा ए,
ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा। क्लास 10th के फिजिक्स बुक में आपको ये मिलेगा इसके बारे में डिटेल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, तो ये गलत है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट पे सेट किया जाता है। FM ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेरिक और मैनमेड नॉइजेज विच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म, तो ये सही है, इसका आंसर बी इसका सही आंसर होगा। FM का क्यों यूज किया जाता है वो रीजन ही यहाँ पे बता दिया क्लियरली, 95 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तो व्हाट डज द टर्म डॉल्बी बी और डॉल्बी सी प्रिंटेड ऑन द टैप रिकॉर्डर ऑन द अदर साउंड सिस्टम रेफर टू, जैसे आप कोई देखिएगा कि कोई सिनेमा हॉल में तो वहाँ पे लिखा रहता है डॉल्बी बी साउंड, डॉल्बी सी, या फिर टेप रिकॉर्डर आज भी खरीदिएगा तो उस पर लिखा रहता है ऐसा। ठीक है, तो ये डॉल्बी का मतलब क्या होता है, तो डॉल्बी का मतलब नॉइज रिडक्शन सर्किट, कहने का मतलब कि आसपास का जो हवा है, सॉरी आसपास का जो नॉइज है उसको एक कम कर देगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम्प्लॉयड और विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सिंपल है एक्सरे का यूज करते हैं। ये साउथ वेव, सॉरी यहाँ साउंड वेव आई थिंक होना चाहिए, मिस प्रिंट है। ठीक है, ऐसे इस चारों ऑप्शन में तो एक्सरे का ही यूज करते हैं, और भी कई चीज़ का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। With reference to fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement। तो यहाँ से क्वेश्चन से पता चलता है कि फ्यूल सेल में क्या क्या यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन रिच फ्यूल और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, किस लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन है कि सिर्फ प्योर हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हम लोग को बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, हीट मिलेगा और वाटर मिलेगा, बिल्कुल सही है। फ्यूल सेल्स कैन यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर अ स्मॉल डिवाइस लैपटॉप कंप्यूटर, तो ये गलत है। फ्यूल सेल का यूज लैपटॉप में ही किया जाता है, बिल्डिंग पावर करने के लिए उतना क्षमता नहीं है उसमें, है ना। मतलब छोटे मोटे जो डिवाइस हैं, जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, जो बटन सेल होता है ना, घड़ी रिस्ट वॉच में जो सेल लगाया जाता है, वो सब में के लिए यूज होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो जहाँ 2 है वहाँ काट करके हम लोग एलिमिनेशन लगा सकते हैं। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ AC, तो ये भी गलत है, नहीं, वो DC होता है। ठीक है, घड़ी में हमारा DC लगा रहता है, AC नहीं, तो ए होगा सही आंसर, 98 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशन इन, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी था। तो क्रायोजेनिक इंजन का मेनली यूज किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा और भी कई जगह किया जाता है, लेकिन यहाँ इसमें जो है रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। अ पर्सन इन अ स्पेसशिप लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द अर्थ एंड सन विल नोटिस, क्या कह रहा है कि सन और अर्थ के बीच में आधे डिस्टेंस पे कोई स्पेसशिप में जा रहा है कोई आदमी, तो उसको क्या लगेगा, यहाँ पे है द स्काई इज जेट ब्लैक, स्टार डू नॉट ट्विंकल, टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसशिप इज मच हायर देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तीनों इसको लगेगा। आकाश काला लगेगा, ये सब, ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ है कि बाहर से देखने पे आकाश काला लगता है, और स्टार ट्विंकल नहीं करेगा वहाँ पे, और ये तीनों सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, जो हेली कॉमेट होता है, हेली कॉमेट जो 86 साल के बाद आता है, तो उसी तरह से कई तरह के कॉमेट होते हैं। हेली कॉमेट एक कॉमेट का नाम है ना, और भी कई तरह के कॉमेट होते हैं, तो उसका टेल जो है सन से दूर रहता है, इसका रीजन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 101 का, कि द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एक्सर्ट अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट टेल अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डजंट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, कह रहा है कि ब्लैक होल एक ऐसा बॉडी है जहाँ से कोई भी चीज़ नहीं आता है वापस, इसका रीजन क्या है, तो वेरी हाई डेंसिटी, उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि लाइट भी नहीं आ पाता वहाँ से, इसलिए ब्लैक होल नाम है। तो याद रखिएगा ब्लैक होल का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो C इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इनसेट 4A, इनसेट 4A के बारे में क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अब नहीं पूछा सकता है, क्योंकि उस समय 2006 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय करंट में होगा, इसलिए इसको हम छोड़ना ही सही समझते हैं। ऐसे अब देख लेते हैं। इनसेट 4A वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2005 फ्रॉम न्यू मैक्सिको, तो आई थिंक गलत है, इनसेट 4A जो है 2005 में ही छोड़ा गया था, लेकिन मैक्सिको से नहीं, मैक्सिको से इंडिया का कोई सेटेलाइट नहीं छोड़ा गया है। इंडिया का यदि इंडिया से छोड़ा जाता है, नहीं तो फिर फ्रेंच गियाना एक जगह है, फ्रेंच का ही कॉलोनी बोल सकते हैं, फ्रेंच जैसे यूरोप में है ना फ्रांस, तो उसी का एक कॉलोनी है, या फिर ओवरसीज टेरिटरी बोल सकते हैं, साउथ अमेरिका के पास है, जहाँ पे साउथ अमेरिका के यहाँ पे पोर्शन है ना, कैरिबियन आइलैंड को उसके आसपास, तो फ्रेंच गियाना वहाँ पे एक जगह है, वो फ्रांस के मतलब कि कब्जे में आता है।
तो इंडिया का बाकी सेटेलाइट, इंडिया के अलावा इसरो मतलब यदि नहीं छोड़ पाता है उतना भारी सेटेलाइट तो वहाँ से छोड़ा जाता है। तो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। न्यू मैक्सिको नहीं, गलत यही होगा। तो 1 गलत हो गया, तो हमारा आंसर ऐसे ही पता चल जाता, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिमोट IRS सेटेलाइट यूज। IRS का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं ये बताया जा रहा है इंडियन रिमोट सेटेलाइट का। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल करते हैं, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल करते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज के लिए इसका नहीं करते, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग सेटेलाइट छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 104 का ए। नेक्स्ट, यहाँ से नाम से पता चला रिमोट सेटेलाइट का काम टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ जेट इंजन एंड रॉकेट। जेट इंजन और रॉकेट में क्या क्या है। द जेट इंजन यूजेज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई, सो इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। नेक्स्ट है क्या रॉकेट कैरीज ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द गैस फॉर्म एंड फ्यूल। तो जेट इंजन बिल्कुल, ये दोनों सही है इसका आंसर, पहले हम बता देते हैं। 105 के आंसर हो जाएगा सी। जेट इंजन जो है बाहर के ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए स्पेस के लिए जेट इंजन नहीं जा सकता है। रॉकेट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन लगा रहता है, उसका अपना ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए स्पेस में रॉकेट को भेजा जाता है। 106 देखते हैं, सेटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो सेटेलाइट यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिट किया जाता है। सेटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है कि द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, द ऑर्बिट एल्टीट्यूड ऑफ 22,236। तो पीछे क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि जियो स्टेशनरी जो है 10,000 के मीटर की ऊंचाई पे होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि गलत है ना। तो हालांकि ये भी गलत आई थिंक है, 35 या 36,000 हाइट पे होता है। देखते हैं आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के आधार पे देखते हैं 1, 2, 3, 4 इसका गलत है ना। 22,000 हाइट नहीं होता है, 35 या 36,000 के आसपास है। बाकी तीनों सही है। जियो स्टेशनरी तब बोलते हैं जब ऑर्बिट जो है जियो सिंक्रोनस हो, सर्कुलर हो और इक्वेटर के जस्ट सामने हो। ठीक है, ये जो 22,236 है ना, ये यदि इसका यूनिट लिख दिया जाए माइल्स, है ना, इतना माइल्स लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा। किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो आई थिंक 36,000 किलोमीटर आता है या 35,700 समथिंग ऐसे आता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है इसलिए इसको हम सही या गलत जैसे मानी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे यदि माइल्स लिख देगा तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, किलोमीटर लिखेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 36,000 के लगभग आएगा, 35,700 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 36,000 बोल सकते हैं आप उसको। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, क्या एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डजंट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट अर्थ के रोटेट करता है और नीचे नहीं गिरता। इसकी रीजन क्या है कि उसको स्मॉल जी मिलते रहता है। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन मिलते रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी जो है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का ग्रेविटी उसके लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देता है, उतना फोर्स प्रोवाइड करा देता है। प्रोजेक्ट लून एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट लून था, है ना। उस समय का 2016 का एक क्वेश्चन है, तो उस समय करंट अफेयर में था। ठीक है, 108 का हो जाएगा बी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 109 क्वेश्चन देखते हैं, तो लाईफाई के बारे में, लाईफाई यानी कि लाइट के थ्रू नेट चलाना। इट यूजेज लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा, बिल्कुल सही, अभी हम उसका नाम ही है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, तो ये भी सही है, वाईफाई से कहीं तेज है लाईफाई, है ना। पता चलेगा कि रूम में एक बल्ब जला दिए और उस बल्ब के थ्रू नेट चला रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर ऐसा होगा, उस पर वर्क हो रहा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, एलिसा, है ना, इवॉल्व लेजर इंफ्रारेड स्पेस एंटीना, एलिसा प्रोजेक्ट किस लिए है। तो इसका आंसर होगा टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। इस साल यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एलिसा का एक नया प्रोजेक्ट आया है, आई थिंक एलिसा मैग्नीफाइड या इसी कुछ नाम से, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे एलिसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसका काम क्या था, तो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया। इसका सही आंसर होगा बी, बी इसका सही आंसर होगा। द टर्म इवेंट हॉरिजॉन सिंगुलरिटी या स्ट्रिंग थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब जो टर्म है 2017-18 के आसपास करेंट में था। ठीक है, ये सारा टर्म जो है यूनिवर्स से रिलेटेड है। इवेंट हॉरिजॉन एक सैटेलाइट का नाम था, एक प्रोजेक्ट भी है नासा का इसके ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। तो ये था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट से जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, आईएएस के एग्जाम, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, ये सब एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी के साथ फिजिक्स का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।